इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज हीना। आज हम पढ़ेंगे अपने इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ते हैं दैट व्हाट इज डिमांड और व्हाट इज सप्लाई, तो इसका नॉर्मल सा मीनिंग हमें यही पता होता है दैट जो चीज हमने परचेज करनी है या जिस चीज की हमें जरूरत है वो है डिमांड, और जो पर्सन हमें उस चीज को प्रोवाइड करा के देगा या हमारी उस जरूरत को पूरा करेगा उसकी तरफ से वो क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई। तो ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में इसका हम मीनिंग देते हैं दैट व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। लेकिन जब हम इस चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे तब हमें पता चलता है दैट व्हाट इज एक्चुअली डिमांड, हमें डिमांड कहते किसे हैं, किस टाइम पे किसी चीज की जरूरत या किसी चीज की इच्छा हमारी डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है, एंड कैसे उसकी सप्लाई जो है वो इंश्योर होती है। सो अपने कमिंग चैप्टर में हमने यही सब कुछ स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं दैट ये होता क्या है। सो डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेन पिलर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। हमने अपने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि माइक्रो और मैक्रो जो है वो दो लेवल्स होते हैं जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। माइक्रो स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पर, वेयरएज मैक्रो स्टडी करता है एग्रीगेट लेवल पर, नेशन वाइड। सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारे क्या है, टू मेन पिलर्स हैं जिनके बेसिस पे पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है। A good understanding of the concept of demand and supply would help in understanding how the price of a particular product is determined in the market। मतलब क्या है कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब हमें होती है कि हाँ हम कैसे डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, कैसे सप्लाई को स्टडी कर रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि एक मार्केट के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे फिक्स होगा। सम ऑफ द सब टॉपिक्स कवर्ड अंडर द टॉपिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अलावा जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि डिमांड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस क्या क्या होती हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सबसे पहले हमें, लेकिन इन सबसे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि डिमांड जो है वो क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हमें पता है कि हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं तो वो किस चीज के लिए है और कैसी है, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड का मतलब क्या होता है। द कॉन्सेप्ट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्सन जो है वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए किस चीज को परचेज करना चाहता है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो उस चीज पर पैसे खर्च करने के लिए भी रेडी है। तो उस चीज के लिए जो हमारी नीड होती है ना वो हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। एक चीज को हम खरीदना चाहते हैं, उसकी हमें जरूरत है, वो तब तक हमारी जरूरत ही बना रहेगा जब तक हम उसे पैसे खर्च करके खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी गुड और किसी भी सर्विस की उस क्वांटिटी को रेफर करता है जहां पे हम उसे परचेज करने के लिए रेडी भी हैं, हम परचेज करना चाहते भी हैं, एंड अपनी मनी खर्च करके हम उसे परचेज करते भी हैं। So it is to be noted that demand in economics is something more than desire to purchase. तो desire is one element of it, वो हमें पता है क्योंकि there is always a difference between a desire and a demand। desire का मतलब होता है कुछ भी इच्छा हमारे मन में कि हाँ हम ये भी ले ले या मेरे पास ये भी हो वो भी हो। लेकिन डिमांड वो होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं उसे खरीदने के लिए। अब हर चीज को तो हम डिजायर पूरा नहीं कर सकते ना। तो डिमांड हमारी वो बन जाती है जहाँ पे उस चीज को हम ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर खरीदने के लिए भी एबल हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम अपने उस डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। So a beggar, for example, may desire food, but due to lack of means to purchase, his demand is not effective। वो हमें पता है क्योंकि beggar जिसके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए, तो वो क्या है, जब उसकी डिजायर है वो डिमांड कब बनेगी, जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे उसे परचेज करने के लिए। सो द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड ऑन अ डिजायर, यानी कि उसे खरीदने की इच्छा सबसे पहले हमारे अंदर हो, मीन्स टू परचेज उसे परचेज करने के लिए रिसोर्सेज भी हमारे पास हो, एंड ऑन विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट परचेज, और उन रिसोर्सेज को उस परचेज पे खर्च करने के लिए हम विलिंग भी हैं, दैट मीन्स हम खर्च करने के लिए रेडी भी हैं। सो अनलेस डिमांड इज बैक्ड अप बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे, इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट डिमांड। तो अगर डिमांड जो है, अगर हमारे पास उसको परचेज करने की पावर नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर हम एबल नहीं है उस चीज पे खर्च करने के लिए, तो तब तक वो हमारी क्या नहीं बनती, डिमांड नहीं बनती। ठीक है। सो टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। वन इज दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। दैट मींस एक पर्टिकुलर प्राइस पर हम एक चीज की कितनी क्वांटिटी खरीदने को तैयार हैं, वो उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर लेने जाते हैं, शुगर का रेट हमें क्या है कि 40 रुपीज पर केजी है, 80 रुपीज देंगे तो
2 kg हम परचेज कर सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे को 5 kg लेना है और 40 रुपये पर केजी है तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी डिमांडेड उस क्वांटिटी को शो करता है जो एक गिवन प्राइस पे हम क्या करते हैं, परचेज करने के लिए रेडी होते हैं। एट डिफरेंट प्राइजेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। मतलब क्या है कि हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस होती हैं, हर एक प्राइस पे हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है वो कमोडिटी को लेकर क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। द सेकंड थिंग इज दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। वी आर कनेक्टेड नॉट विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज बट विद अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेजेस एट वेरियस प्राइसेस एंड पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि हम किसी सिंगल आइसोलेटेड परचेज के साथ तो कनेक्टेड होते नहीं है कि हमने एक बार कोई चीज खरीदी उसके बाद हम 10 साल 20 साल तक उसको खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन परचेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर हमें कितना ऑफर होता है पर यूनिट ऑफ उस पे कमोडिटी पे, या फिर कौन से टाइम पर हम कौन सी परचेज करने के लिए रेडी हैं। तो ये क्या होता रहता है, हमेशा डिफरेंट होता रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड। द डिमांड का मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपनी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड हम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, और उसको विलिंग है उस चीज पे खर्च करने के लिए, वो हमारी उस चीज के लिए क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। सो डिमांड को जो डिटरमिन करती है, जो फैक्टर्स उसे फिक्स करते हैं, जिन चीजों की वजह से किसी चीज की डिमांड मतलब डिसाइड होती है कि कितनी रहने वाली है, वो फैक्टर्स अब देखो कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला हमारा आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है उस चीज का प्राइस। सो other things being equal, the demand for a commodity is inversely related to its price. It implies that a rise in price of a commodity brings about a fall in its purchase and vice versa. Which means to say कि एक price और एक commodity में हमेशा कैसा relation रहता है, negative relation रहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस है और ये क्या है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब अगर किसी चीज का प्राइस जो है ₹10 है तो मैं उसकी कितनी यूनिट्स लेती हूँ, 20 लेती हूँ। अब सपोज करो प्राइस जो है वो बढ़ के कितना हो गया, 30 हो गया। तो ऑब्वियसली मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होकर 15 पे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि मेरी पास जो इनकम है वो मेरी फिक्स है। अगर उस चीज पे मैं 30 रुपए खर्च कर दूंगी तो मेरे को बाकी चीजों के ऊपर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके ऊपर 30 रुपए खर्चे जाएं, मतलब मेरे लिए ये इतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो इसी वजह से हम उसकी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, अब कम कर देंगे। तो इसी वजह से जो इनका रिलेशन होता है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ना हम 2 टाइप्स की गुड्स पढ़ते हैं। पहली जो हमारी रहती है वो होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड सेकंड जो होती है हमारी कंपीटिंग गुड्स जिन्हें बोलते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट्स जिन्हें रेफर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल टी और शुगर, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक आर यूज्ड टुगेदर। ठीक है, मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं जिन्हें हम एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि अगर एक चीज यूज कर रही है तो दूसरी को भी हमें उसके बराबर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके यूज हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, अब विदाउट शुगर जो टी पिएगा ऑब्वियसली उसको या तो डायबिटीज है वो इसलिए पी रहा है, नहीं तो जहाँ टी वहाँ शुगर तो रहता ही रहता है। कोई कार है, बाइक है, तो वो बिना पेट्रोल के नहीं चलता। पेन है तो वो बिना इंक के नहीं चलता। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर एक के प्राइस में कमी आती है और उसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की प्राइस डिमांड भी जो है क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और ऐसे ही अगर एक के प्राइस में बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड, तो गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉल इन द प्राइस ऑफ कार्स वो लेड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कार्स की पेट्रोल डिमांड प्राइस में कमी आ जाती है तो कार्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब कार्स की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, तो इसलिए पेट्रोल की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। सिमिलरली अ फॉल इन द प्राइस ऑफ पेन will cause a rise in the demand और for ink। मतलब क्या है कि अगर पेन की डिमांड क्या हो गई, जो पेन की जो प्राइस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो पेन की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसे इंक की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो रिवर्स होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कंपीटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है जो कि क्या होती है, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब एक की जगह पे दूसरे को जब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी। ठीक है, अब इनमें जो रिलेशन रहता है वो कैसा रहता है कि अगर हमारा जैसे इंक पेन है या बॉल पेन है, ठीक है, टी या कॉफी है, अब इसे हम कैसे समझेंगे, देखो ये टी है और ये क्या है, हमारी कॉफी है। अब मान लो कॉफी के जो प्राइस है वो क्या हो गए, बढ़ गए, टी के प्राइस है सॉरी वो बढ़ गए। ठीक है, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। लेकिन इसका इफेक्ट किस पे आएगा? कॉफी पे आएगा। अब जिन लोगों ने टी को कम करना यूज कर दिया उसकी डिमांड को, वो कॉफी की डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। यही फर्क होगा। उसके बाद अगर टी के प्राइस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉफी की डिमांड जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सिट्यूट प्राइस और सब्सिट्यूट की जो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है, उनमें क्या रहता है? पॉजिटिव रिलेशन रहता है। मतलब एक का प्राइस कम होगा तो सब्सिट्यूट की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड, की हमारी हाउस होल्ड की जो इनकम है वो भी हमारी क्या करती है? डिमांड को अफेक्ट करती है। कैसे करती है? जितनी ज्यादा एक पर्सन की इनकम होगी उतनी ही ज्यादा वो विलिंग होगा चीजों को परचेज करने के लिए। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड। इन मोस्ट केसेस द लार्जर द एवरेज मनी इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड, द लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। वो हमें पता है कि हमारी जेब में जितने पैसे हैं ऑब्वियसली डिमांड पे उसी हिसाब की करेंगे ना। अब अगर डिमांड प्राइस हमारी इनकम ज्यादा है, हम ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं चीजों को परचेज करना, तो हम ज्यादा करते हैं, और अगर कम है तो कम करते हैं। Thus generally there is a direct relationship between income and demand for goods. That means अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ आपको, however there are certain commodities which for which quantities demanded decrease with an increase in money income, these goods are called inferior goods। अब ये हमारी चीप क्वालिटी की गुड्स होती हैं कि अगर इनके प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं ना तो हम और बजट फ्रेंडली हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? बेटर क्वालिटी की चीजें लेते हैं। तो इसकी वजह से इनकम और इंफीरियर गुड्स में क्या रहता है? नेगेटिव रिलेशन रहता है। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट और प्रेफरेंसेस। अब ये भी कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कैसे? अब आज हम जिस चीज को पसंद कर रहे हैं, किसी चीज को अच्छा लग रहा है कि हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, ये मेरे पास भी होना चाहिए और ये मैं ले लेता हूँ या मैं ले लेती हूँ, लेकिन कल को सपोज करो फैशन चेंज हो गया, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, तो उस हिसाब से जो हमारी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ऐसे ही टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस क्या करते हैं? चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडिंग फैशन। सो द डिमांड फॉर कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स एंड चेंजेस इन देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गुड्स व्हिच आर मोर इन फैशन हैव हायर डिमांड देन गुड्स व्हिच आर आउट ऑफ फैशन। वो हमें कॉमन सेंस है, वो हमें पता है कि आज के टाइम में चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, किड्स हो या कोई भी हो, मतलब टीनेजर्स हो, ज्यादा करके लोग क्या करते हैं? जो फैशन में ट्रेंडिंग है उसकी डिमांड क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं, लेकिन जो चीज आउट ऑफ फैशन हो सकती है उनको क्या कर देते हैं? वो इग्नोर कर देते हैं। So consumers may even discard a good even before it is fully utilized and choose another good which is in fashion. Consumers कभी कभी क्या करते हैं कि जो चीज फैशन में है ना उनको यूज करने के लिए, उनको परचेज करने के लिए वो अपनी उन पुरानी चीजों को भी डिस्कार्ड करते हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर कलर टेलीविजन देन मोर एंड मोर पीपल विल डिस्कार्ड देयर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन इवन दो दे कुड हैव स्टिल यूज्ड इट फॉर मेनी इयर्स। यानी कि जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, अब ये तो उन्होंने कलर टीवी का एग्जांपल दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं? आजकल एलसीडीज देखते हैं, एलईडीज देखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो कलर टीवी है वो बहुत पीछे रह गए हैं, जिनके पास थे भी उन्होंने भी उन्हें क्या करना शुरू किया? डिस्कार्ड करना या रिप्लेस करना शुरू किया, एंड उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी जगह पे एलईडीज और एलसीडीज को कन्वर्ट कर लिया, उसमें रिप्लेस कर दिया। सो ये थे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे जैसे टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होंगे डिमांड भी उसी तरीके से क्या होती रहेगी? अफेक्ट होती रहेगी। देन हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन इंडिविजुअल डिमांड फॉर कलर टेलीविजन मे बी अफेक्टेड बाय हिज सीन इन अ टीवी नेबर और फ्रेंड्स हाउस। A person may develop a taste or preference for wine after tasting some, but he may also develop it after discovering that serving it raises his prestige. So in many cases, people have taste and preferences and they change due to various external and sometimes due to internal causes. So demonstration effect का मतलब होता है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि किसी चीज को देखकर हमें लगता है कि हाँ ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। अब हम किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, ठीक है, हम किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, वहां पे जाके हम देखते हैं कि हाँ ये फर्नीचर उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, ये लाइटिंग बहुत अच्छी रखी हुई है, ये किचन टूल्स इन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए हैं। तो वो डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्ट जो है, यानी कि सामने वाले की चीज जैसे हम देखते हैं रिप्रेजेंट होती है जैसे वो हमारे सामने, उसी तरीके से हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस क्या होने लग जाते हैं? चेंज होने लग जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो पुरानी चीजें हैं, पुराना फर्नीचर है या पुरानी लाइटिंग है, उनको हम क्या करें? चेंज करें। क्यों? क्योंकि हम एक नई ट्रेंड की और नए फैशन की वहां पे लेके आए हैं। तो कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे होता है ना, मतलब किसी ने कुछ रिफ्लेक्ट किया, हमें हमारे सामने कुछ रिप्रेजेंट किया और हमने अपनी सोच को बदल दिया, अपनी डिमांड को बदल दिया। सेम यही इफेक्ट है यहाँ पे भी।
जितना ज्यादा चीजें हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेट होती जाएंगी, रिफ्लेक्ट होती चली जाएंगी, अच्छी वैल्यूएबल चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजें, उसी तरीके से हमारी डिमांड भी क्या होती रहती है, अफेक्ट होती रहती है। सो बिसाइड दीज फैक्टर्स कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला साइज ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन का साइज जितना होगा डिमांड भी उतनी ही ज्यादा होगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रीजन में लोग होते हैं जो ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, तो उनकी डिमांड जो होती है किस चीज के लिए होगी, स्पेक्टेकल्स के लिए होगी या फिर वॉकिंग स्टिक्स के लिए होगा। एंड सिमिलरली अगर पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा चिल्ड्रन है तो ऑब्वियसली डिमांड किस चीज की रहती है, टॉयज की, कैंडीज की या फिर बेबी फूड्स की, तो वहां पे क्या रहता है, इन चीजों पर रहता है। एंड देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम का डिवीजन जिस तरीके से होता है ना, उस पर भी हमारी डिमांड कैसी है वो रिफ्लेक्ट होती है। कैसे? अब देखो, wealth of a country may be also distributed that there are few very rich people while the majority are very poor। वे हमें भी पता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो बहुत अनफेयर है, जो रिच है वो और ज्यादा रिच होते हैं एंड जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते चले जाते हैं। सो ऐसी कंडीशंस के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस एज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल ऑफ पुअर पीपल। तो ऑब्वियसली जब पुअर पीपल के पास है ही नहीं पैसे तो वो खर्च की करने की प्रोपेंसिटी कहाँ से लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली वो रिचर सेक्शन से क्या रहती है, कम रहती है। तो कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है कि कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड होती है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि जो पुअर सेक्शन पीपल होता है या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो होती है उनकी रेगुलर फूड आइटम्स की, ठीक है, रेगुलर कंज्यूमर गुड्स की। लेकिन जो रिचर सेक्शन होता है उनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, लग्जरियस गुड्स की, प्रेस्टिजियस गुड्स की। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, लग्जरियस गुड्स के सामने कम हो जाती है। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम हम इक्वल नहीं करेंगे तो डिमांड में भी ऐसा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना रहेगा। जिन चीजों की जरूरत ज्यादा होनी चाहिए मार्केट के अंदर, सप्लाई होनी चाहिए, बजाय उनके उन चीजों की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी जिनकी मार्केट में जरूरत है ही नहीं, या ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा करके जो हमारा सोसाइटी का सेक्शन है वो उन्हें क्या नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द फैक्टर्स जो कि हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो प्राइसेस हो, चाहे वो प्राइसेस रिलेटेड गुड्स के हो, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो या कंपोजिशन हो पॉपुलेशन का। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? सिंपल लैंग्वेज में लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इन सिंपल लैंग्वेज लॉ ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है जो कमोडिटी के प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन शो करता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड होता है। सो इसको पढ़ लेते हैं, क्या है दैट लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। According to law of demand, other things being equal, if the price of commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of commodity rises, its quantity demanded will decline. Then means to say, जैसे मैंने आपको पहले बताया, that law of demand का मतलब होता है जो कि एक commodity की प्राइस और डिमांड में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन को शो करता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल रहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पे ना बाकी फैक्टर्स को स्टेबल लेकर चलते हैं, कि कंज्यूमर की इनकम भी स्टेबल है, पॉपुलेशन का साइज भी सिंपल है, सेम मतलब सेम है, कांस्टेंट है, एंड उसके बाद हमारा जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो भी हमारा कांस्टेंट है, और हमारी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो भी हमारे कांस्टेंट है। कहने का मतलब है कि जितने फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े उनमें से कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ किसमें चेंज होता है, कमोडिटी के प्राइस में। तो इसी वजह से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल यहाँ पे मेंशन होता है हमेशा, कि एक कमोडिटी की प्राइस में जब चेंज होगा और उसकी वजह से नेगेटिवली जैसे उसकी इंपैक्ट होती है डिमांड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। So the law of demand is qualitative statement because it shows the quality of demand to change with the change in prices. There is a inverse relationship between price and quantity demanded, other things being the same। वही जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी चीजों को हमने सेम लेकर चलना है, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रहता है, नेगेटिव रिलेशन रहता है। सो assumptions जो है इसके क्या रहते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अंडर डिस्कशन आर कांस्टेंट। मतलब चाहे वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, चाहे वो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उनके प्राइसेस क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एक्सेप्ट दैट गुड्स प्राइस जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट, वही पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट है, इनकम ऑफ द बायर इज कांस्टेंट, वो भी स्टेट सेम है, देयर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट, उनके वो भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट, मतलब ना तो लग्जरियस प्रोडक्ट है और ना ही कोई बहुत प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट है। द फ्यूचर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में भी इस प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, क्योंकि कई बार मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होने होता है तो हम डिमांड को करते थे प्रेजेंटली ज्यादा कर देते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो टमाटर के जो प्राइसेस हैं हमें पता है कि फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, तो आज ही स्टोर करके रखना शुरू कर देंगे, टमाटर हो, प्याज हो, चाहे पेरिशेबल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस वजह से इन्होंने ये कंडीशन रखी होती है कि फ्यूचर प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के वो चेंज नहीं होंगे, तो
डिमांड हमारी क्या रहेगी, उसी प्राइस पे हमें देखना है कि बढ़ती है या कम होती है। एंड बायर्स बिहेव रैशनली, बायर्स जो क्या करते हैं, रैशनली बिहेव करते हैं, जो ऑप्शंस या जो अल्टरनेटिव्स उनके पास अवेलेबल हैं उनमें से वो पिक करते हैं, वो जहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है वो कम रहेगी लेकिन मिलने वाले बेनिफिट्स क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। ठीक है, so this was all about your law of demand and your assumptions of law. That's all for today. Thank you.